दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो दिख रहा है यह चैप्टर दोस्तों 4 है, चैप्टर 4 है। और चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ना है रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं, यानी चैप्टर 4 में रोजगार एवं सेवाएं पढ़ना है। तो इस सॉरी 5 चैप्टर दोस्तों 5 है। कितना है? 5 है। यानी दोस्तों चैप्टर कितना है? 5। और 5 चैप्टर में पढ़ना है रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ा दिए हैं। अब इससे ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव इस तरह कैसे इसको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस तरह के ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कॉपी निकाल लेकर बैठे होंगे और अपने अपने है ना, मतलब पूरी अपना मूल्यांकन करेंगे कि आप जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर से आप अभी तक कितना उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव याद रखे हैं, इसकी मूल्यांकन आप खुद करेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ कर अगर सही से सुने होंगे है ना, तो आपको सारी बातें याद होगी। अगर नहीं सुने होंगे तो इसमें फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या है। मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या है दोस्तों? मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या है? ऑप्शन सुनेंगे। 1 मिनट हो गया। मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या है नहीं होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं है ना रोटी, कपड़ा और मकान है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर चलेंगे। और दोस्तों 2 नंबर में चलते हैं हम लोग। 2 नंबर में है ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं? रोजगार, व्यापार, बेरोजगार, सेवा। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। सॉरी हाँ दोस्तों बेरोजगार, सॉरी दोस्तों क्या हो जाएगा? बेरोजगार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। कहा गया है आर्थिक विकास के प्रमुख रूप से कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन सुनेंगे 3, 4, 2, 5। तो दोस्तों 3 होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है सेवा। याद है ना? जितने भी आप कहेंगे कृषि के कार्य करने वाले होते हैं, जैसे फसल उत्पादन करना, मछली पालना, मुर्गी पालना, बगानी के काम, इस सारे के सारे काम प्राथमिक क्रिया में कहाँ आते हैं? प्राथमिक क्रिया। और दूसरे में क्या होते हैं? निर्माण के कार्य, यानी दूसरे में उद्योग क्षेत्र आते हैं। उद्योग क्षेत्र है ना, उसी प्राथमिक क्रिया के सहायता से ही चलता है। प्राथमिक क्रिया सहायता से ही चलता है। अगर मान लीजिए कोई कहीं पे अगर मान लीजिए कि चीनी मिल है, कौन मिल है? चीनी मिल। तो क्या जब तक वो गन्ना हम लोग नहीं लगाएंगे, नहीं निकालेंगे, क्या चीनी मिल चल पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो द्वितीयक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? निर्भर है या आश्रित है कि नहीं है? तो बोलिए यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा निर्माण के, जो निर्माण करता है उसको कहेंगे क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। जो निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। बात समझ में नहीं? अगर तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सही, एकदम सही बोल रहा है, वो भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। रोजगार का दूसरा क्षेत्र कौन है? रोजगार का दूसरा क्षेत्र कौन है? ऑप्शन सुनेंगे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। उद्योग क्षेत्र जो है रोजगार का दूसरा क्षेत्र, रोजगार का दूसरा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। किसके विकास के गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है? किसके विकास में गति में तेजी आने के द्वारा ही
औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है? ऑप्शन सुनेंगे, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, सेवा विकास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में जब तेजी आएगा, यानी उद्योग जल्दी जल्दी बैठेगा, स्थापित होगा, तो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इससे हम वृद्धि करेंगे ना करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत है ना? है आगे चलते हैं हम लोग 6 में। किसका मानवीय संसाधन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानवीय संसाधन है? किसका मानवीय संसाधन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानवीय संसाधन है? ऑप्शन सुनेंगे, भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर, भारत होगा। क्या होगा? भारत। आगे दोस्तों सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन सुनेंगे, 3, 5, 2, 7। तो दोस्तों 2 कितना होगा? 2। कौन कौन होगा? एगो जगह सरकारी, एगो गैर सरकारी। सेवा को 2 भागों में बांटा गया, एगो सरकारी सेवा, एगो गैर सरकारी। सरकारी सेवा में आ जाएंगे, है ना, सैन्य सेवा, है ना, उसके बाद में आ जाएंगे आपके स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, ये सब कथी में आ जाएंगे? सरकारी। कथी में आ जाएंगे? सरकारी। आ जाएगी प्राइवेट में क्या क्या जाएंगे? गैर सरकारी में हॉस्पिटल आ जाएंगे। हाँ, ये सब कथी में आ जाएंगे? गैर सरकारी। तो सेवा क्षेत्र कितने भाग? 2। एगो सरकारी सेवा, एगो गैर सरकारी। कोई दिक्कत नहीं ना है? बात समझ में आ रहा है? सेवा क्षेत्र कितने भाग? 2। एगो। चलिए ध्यान देंगे अगला। इनमें कौन सरकारी सेवा क्षेत्र है? इनमें कौन सरकारी सेवा क्षेत्र है? रेलवे सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा, इनमें सभी। दोस्तों जितने भी सारे सेवा हैं, ये सारे के सारे सरकारी सेवा है। कौन सेवा है? सरकारी सेवा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन गैर सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे, है ना, गैर सरकारी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी, स्वरोजगार भी और दूरसंचार, यानी तीनों के तीनों ये क्या है? गैर सरकारी सेवाएं। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या दूरसंचार का मतलब हो गया, जैसे मोबाइल फोन होता है ना, ये सब दूरसंचार की सेवा है ना। मतलब आप यहाँ हैं और कहीं और जगह के आदमी से बातचीत कर सकते हैं, तो इसको, है ना, दूर से मतलब दूरसंचार सेवा कहा गया। इसको, है ना, गैर सरकारी सेवा में रखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? यानी राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा कौन रोजगार में वृद्धि करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं बताना है। ऑप्शन सुनेंगे, काम के बदले अनाज, जवाहर रोजगार योजना, नरेगा, इनमें सभी। तो दोस्तों इनके द्वारा और सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 कार्यक्रम इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कार्यक्रम इसलिए चलाए जाते हैं ताकि हमारे जितने भी देश में लोग रहते हैं ना, उनको रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। तो इसे आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत डाबर की कंपनी किस देश में खोला है? जापान, अमेरिका, चीन, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल, इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। ध्यान देंगे, नेपाल में इसलिए खोला गया है क्योंकि नेपाल पे क्या है? यानी सस्ता श्रम है। सस्ता क्या है? श्रम है। इसलिए वहाँ पे इस कंपनी को खोला गया है। यानी पूछेगा कि भारत नेपाल में कौन से कंपनी को खोला है? डाबर। भारत डाबर कंपनी कहाँ खोला है? दोनों तरीके से याद रखिए, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी सुविधाएं कौन कौन है? बुनियादी सुविधाएं कौन कौन है? बुनियादी सुविधाएं का मतलब हमारा देश विकास करे। तो आपको बताए थे ना कल, कितने हैं बुनियादी सुविधाएं? कौन कौन? यातायात, हाँ, संचार, बोलो, बिजली और स्वास्थ्य। और देखिए, पहले सुनेंगे, एक में बोलेंगे यातायात। एक मिनट, जब
एक में, दो में, तीन में, चार में शिक्षा। ये 4-5 ऐसे है ना सुविधा है जिसको बुनियादी सुविधा कहा जाता है। जिन देश में चाहे जिन राज्य में इन अभी बोले हैं ना स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, अगर ये साधन नहीं है वो देश जल्दी विकास चाहे राज्य विकास नहीं कर सकते हैं। इसको बुनियादी सुविधा कहा जाता है। तो देखेंगे ध्यान से, बिजली, सिंचाई, यातायात, परिवहन, दूरसंचार, ये सब के सब को बुनियादी सुविधा कहा जाता है। इसको आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। बुनियादी सुविधा को आधारभूत संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बुनियादी सुविधा को क्या कहते हैं? जिन राज्य में अगर ये सुविधा नहीं होगा क्या वो राज्य विकास कर पाएगा? जिन राज्य में इसकी सुविधा होगी ओके, चलिए आगे देखते हैं। बुनियादी सुविधाएं कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने भागों में? 4। अब बताएं ना, सॉरी 2 दोस्तों, बुनियादी सुविधाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले का सुनेंगे है ना, आर्थिक है ना बुनियादी सुविधाएं, पहला आर्थिक बुनियादी सुविधाएं और दूसरा गैर आर्थिक बुनियादी सुविधाएं। आपसे पूछा जाएगा कि बुनियादी सुविधाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो कहिएगा 2। पहले आप लोग मत बोलिए, पहला हो गया आर्थिक बुनियादी सुविधाएं और दूसरा गैर आर्थिक बुनियादी सुविधाएं। अब देखिए आर्थिक सुविधाएं का मतलब ही हो गया, इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका वित्त, क्या आ जाएगा वित्त, ऊर्जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊर्जा, और क्या आ जाएगा यातायात, और क्या आ जाएगा दूरसंचार। ये आपके आर्थिक आधारभूत संरचना में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग है ना गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो उसमें आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय सेवाएं, यह गैर आर्थिक सेवाएं में आ जाएगा। यानी आपसे दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा, दोस्तों आपसे ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे पूछा जाएगा कि बुनियादी सुविधा कितने होते हैं? 2। एक में जाएगा आर्थिक, क्या हो जाएगा आर्थिक बुनियादी सुविधाएं चाहे आधारभूत संरचना बुनियादी, और दूसरा में क्या हो जाएगा गैर आर्थिक बुनियादी सुविधाएं। तो इसमें आ जाएगा क्या वित्त, क्या आ जाएगा वित्त, उसके बाद में आ जाएगा ऊर्जा, उसके बाद क्या आ जाएगा संचार, उसके बाद क्या आ जाएगा यातायात, क्या आ जाएगा यातायात, और गैर में आ जाएगा स्वास्थ्य, क्या जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सेवा। याद रहेगा ना। तो बुनियादी सुविधा कितने भाग में बांटा गया? 2। पहला का नाम बोलेंगे आर्थिक बुनियादी सुविधा, और दूसरा याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना कौन कौन है? वही आर्थिक आधारभूत कहें या यहाँ पे हम बुनियादी सुविधाएं कहें, है लड़का। आर्थिक आधारभूत संरचना कहें चाहे आर्थिक बुनियादी सुविधाएं कहें, दोनों एक ही होता है। तो ये कौन कौन है? ऑप्शन सुनेंगे वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, ये सब के सब है ना आर्थिक बुनियादी सुविधा है, आर्थिक बुनियादी सुविधा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन कौन है? गैर है ना आर्थिक आधारभूत संरचना कौन कौन है? ऑप्शन सुनेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, इनमें सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। 15 का आंसर दोस्तों डी होगा, 15 का आंसर डी। अब दोस्तों मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं? 5। दोस्तों मानव पूंजी के 5 घटक, ऐ लड़का मानव पूंजी के 5 घटक, और मानव की न्यूनतम आवश्यकता है 3। कंफ्यूजन नहीं करेंगे। मानव की न्यूनतम आवश्यकता है 3 और मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? 5। और मानव की न्यूनतम आवश्यकता है 3। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, इसमें आ गया क्या है ना। तो इसमें आ जाएगा क्या थी आपका लड़का मानव पूंजी के प्रमुख घटक,
मानव पूंजी के प्रमुख घटक भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव पूंजी के 5 घटक, पहला का नाम है भोजन, पहला का नाम है दोस्तों भोजन, दूसरा का नाम है वस्त्र, तीसरा का नाम है दोस्तों आवास यानी घर, और चौथा का नाम है दोस्तों शिक्षा, और पांचवा का नाम दोस्तों क्या है स्वास्थ्य। यानी मानव पूंजी के 5 घटक। अब मानव की मूलभूत आवश्यकता है 3, रोटी कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलिए आगा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। भारत के अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के में संलग्न है? भारत की अधिकांश जनता किस क्षेत्र में अधिक संलग्न है? ऑप्शन सुनेंगे, प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, द्वितीयक अथवा उद्योग क्षेत्र में, तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र, प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है? आप कहाँ लिख रहे हैं जी? हाँ तो दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई? मतलब नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, नरेगा इसलिए लाया गया ताकि ग्रामीण मजदूर जो हैं, गांव के जो मजदूर हैं, उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल सके। तो इसका अलर्ट कितना दिनों तक था? तो इसका अलर्ट 100 दिनों तक था। कितने दिन तक? 100। ऑप्शन देखते हैं, 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा आंसर? कृषि क्षेत्र। यानी पिछले सालों में है ना कृषि क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ है। अगला 20 नंबर, इनमें से किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? इनमें से किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? ऑप्शन सुनेंगे, 1 में जापान, 2 में भारत, 3 में अमेरिका, 4 में रूस। तो अग्रणी युवा देश भारत को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बी 21 नंबर, 21 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? मतलब भारत में किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक घोषित किया है? तो कौन होगा? ऑप्शन देंगे, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो दोस्तों हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा, और इसमें बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का योजना बनाया गया है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कहेगा कि प्रारंभिक विद्यालयों में चाहे प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को देने की प्रावधान बनाया गया है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष। 6 वर्ष से लेकर के जो आप लोग अभी 14 वर्ष के स्टेज में चल रहे हैं, एक बाद में आपको फ्री सेवा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आप लोग 14 वर्ष की उम्र में अभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, फ्री में शिक्षा मिलता है। मेरे पास में भारत फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ तो वो फ्री मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के विकसित देश कौन कौन है? विश्व के विकसित देश कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें सभी ये सारा के सारा विकसित देश है। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला दोस्तों क्वेश्चन, भारत में की परिवहन सेवाओं में, ओ लड़का, भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन है? ऑप्शन सुनेंगे, महत्वपूर्ण कौन है? सड़क, वायु मार्ग, जल मार्ग, रेलवे। तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर रेलवे। आंसर डी राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण है। क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग बताएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी
तो इन्हें हो जाएगा कोयला का मुख्य स्रोत हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके दोस्तों, समाप्त होता है। यानी आपके इतने प्रश्न जो थे नागरिक सेवाएं रोजगार और सेवाएं से था। इसके बाद हम इसका है ना, इसका हम मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग फिर अगले एपिसोड में।